आज हम लोग प्यारे बच्चों गैसों के आनुगतिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो सिद्धांत है विभिन्न गैसीय नियमों, गैसों के व्यवहार तथा प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या करता है। इस प्रकार गैसों के सामान्य गुणों की व्याख्या करने के लिए ये सिद्धांत दिया गया, यानी कि अनुगतिक सिद्धांत दिया गया। प्यारे बच्चों, अनुगतिक सिद्धांत है क्या? यह गैसों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए सिद्धांत है। प्यारे बच्चों, गैसों की जो अनुगतिक सिद्धांत होते हैं उसकी जो अवधारणाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं, वह इस प्रकार से हैं। पहला है बच्चों, सभी गैसें, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड, छोटे छोटे समान प्रकार के कणों से मिलकर के बनी होती। यानी गैसों का निर्माण कैसे होता है? छोटे छोटे कणों से वो मिलकर के होता है, चाहे वो परमाणु के रूप में हो, चाहे वो अणु के रूप में। किसी गैस के जितने भी परमाणु या अणु होते हैं वो गुणों में समान होते हैं। उनके जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। परंतु बच्चों, अगर भिन्न भिन्न गैस है तो अगर गैस भिन्न भिन्न है तब क्या होगा? तब उनके जो गुण हैं परमाणु या अणुओं के वो भिन्न होंगे। दूसरा है बच्चों कि गैसों के जो कण होते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं तथा इतने दूर दूर होते हैं कि गैस के अणुओं का जो कुल आयतन होता है वह गैस के द्वारा घेरे गए कुल आयतन की तुलना में बहुत ही नगण्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि गैसों के अणुओं के मध्य जो अंतरा अणुक स्थान होता है वो काफी अधिक होता है। इस प्रकार बच्चों, जो गैस होती है उनको आप कंप्रेस कर सकते हैं, उनको आप दबा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अणुओं के बीच स्थान बहुत अधिक है, अंतरा अणुक स्थान अधिक है। उनके द्वारा घेरा गया आयतन उनके कुल आयतन की तुलना में बहुत अधिक होता है। तीसरा है बच्चों, गैस के अणुओं पर जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसका मान नगण्य होता है। और यही कारण है कि गैस के अणु नीचे नहीं बैठते। आप देखते हैं गैस के अणु क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और ऊपर ही ऊपर होते हैं, नीचे नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि उस पर जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मान बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है। चौथी चीज है बच्चों, सामान्य ताप और दाब पर गैस के कणों के मध्य जो आकर्षण बल विद्यमान नहीं होता। इससे क्या होता है बच्चों? इसका तात्पर्य यह है कि जब उनके बीच आकर्षण बल नहीं है तो जिस भी बर्तन में रखा जाए वो क्या करते हैं? प्रसारित होकर के, फैल करके पूरे बर्तन के आयतन को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसीलिए तो गैसों का जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। वह जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी पात्र के आयतन को ग्रहण कर लेते हैं। पांचवा है बच्चों, जो गैस के कण हैं, गैस के जो अणु हैं या परमाणु हैं, वो लगातार गतिक अवस्था में रहते हैं। यदि ये कण स्थिर अवस्था में होते तो गैस एक निश्चित आकृति में होती। तो गैस की निश्चित आकृति का न होना यह किस बात पर निर्भर करता है? क्योंकि गैस के अणु या परमाणु लगातार गति की अवस्था में रहते हैं, भागते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? भागते रहते हैं। प्यारे बच्चों, छठा है, गैस के कण प्रत्येक संभव दिशा में
जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं, सभी दिशा में सीधी रेखा में गति करते हैं। यानी उनकी जो गति होती है वो कैसी होती है? सीधी रेखा में होती है। अपने गति के दौरान ये क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं और इसके साथ ही जिस बर्तन में ये रखे गए हैं उस बर्तन की दीवार से टकराते हैं। तो गैस के अणु गति के दौरान क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं और बर्तन की दीवार से टकराते हैं। तो गैस के द्वारा बच्चों जो उत्पन्न दाब होता है वह दाब पात्र की दीवारों पर गैस के अणुओं द्वारा किए गए टक्करों के कारण होता है, प्रहार के कारण होता है। तो जो गैस का दाब क्यों होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि गैस दाब क्यों उत्पन्न करती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि गैसें गति की अवस्था में होती हैं, ये सभी संभव दिशाओं में गति करती हैं, गति करते समय ये आपस में भी टकराती हैं और बर्तन की दीवार से भी टकराती हैं। तो जब बर्तन की दीवार से टकराती हैं तो उसी टक्कर के फलस्वरूप दाब उत्पन्न होता है और जितना अधिक टक्कर बर्तन पे होगा उतने अधिक दाब उत्पन्न होगा। सातवां है बच्चों, गैस के अणुओं के मध्य जो टक्कर होता है, जो कोलिजन होता है, जो संघट्ट होता है, टक्कर को संघट्ट भी कहते हैं, अंग्रेजी में कोलिजन कहते हैं, यह पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। इसका मतलब क्या है कि टक्कर के पूर्व और टक्कर के पश्चात गैसों के जो अणु होते हैं उनकी ऊर्जा समान होती है। उनकी ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। अर्थात टक्करों में अणुओं के मध्य ऊर्जा का विनिमय तो हो सकता है, अर्थात विशिष्ट अणु की ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है, परंतु कुल ऊर्जा का मान स्थिर रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? स्थिर रहेगा। जैसे दो टकराए तो दोनों अगर टकराते हैं तो दोनों की जो ऊर्जा है वो टक्कर के पूर्व जितनी है उतनी ही टक्कर के पश्चात भी होगी। हो सकता है कि एक की ऊर्जा का विनिमय दूसरे में हो जाए, लेकिन ऊर्जा का मान क्या होगा? समान होगा। अगला है बंधु कि प्यारे बच्चों, किसी भी समय गैस के विभिन्न जो कण हैं उनकी जो चाल होती है वो भिन्न भिन्न होती है, जिसके फलस्वरूप गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जाएं होती है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गैस की चाल पर। क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ एम वी स्क्वायर है और वेग का मान परिवर्तित हो रहा है तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा? परिवर्तित होगा। प्यारे बच्चों, जब अणु आपस में संघट्ट करते हैं, आपस में टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, तो उनके चालों में परिवर्तन हो जाता है। यदि सभी अणुओं की प्रारंभिक चालें समान हों तो भी संघट्ट के उपरांत उनकी जो एकरूपता होती है वो समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप क्या होता है? गैस के अणुओं की चालें भिन्न भिन्न हो जाती हैं और यह चाल बच्चों लगातार परिवर्तित होती रहती है। जैसे जैसे संघट्ट होगा तो संघट्ट के फलस्वरूप चाल क्या होती है? गैसों के अणुओं की परिवर्तित होती रहती है। इसके बावजूद भी निश्चित तापों पर जो चाल है उन चालों का जो वितरण है वो समान बना रहता है। प्यारे बच्चों, अगला जो बिंदु है कि गैस के अणुओं की जो औसत चाल होती है, जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज, वह परम ताप के समानुपाती होती है। यानी ताप बढ़ाने पर औसत चाल क्या करती है? बढ़ जाती है। तो ये है बच्चों आपके गैसों के अणुगत सिद्धांत। बच्चों, अणुगत सिद्धांत के आधार पर हम विभिन्न जो गैसीय नियम हैं उनकी व्याख्या करते हैं। जैसे चार्ल्स का नियम है, बायल का नियम है, गेलुसाक का नियम है, इनकी हम लोग
व्याख्या करते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप देखते हैं कि बायल के नियम में क्या है, V समानुपाते P, यानी जो आयतन होता है वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। V समानुपाते 1/P होता है। तो 1/P का मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती। तो किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है प्यारे बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम बायल के नियम की बात करें तो अणुगत सिद्धांत के अनुसार गैस का दाब कैसे होता है, जब पात्र की दीवारों पर गैस के अणु टकराते हैं, गैस के अणु प्रहार करते हैं, तो उसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है, दाब उत्पन्न होता है। अतः गैस का दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड किए गए प्रहारों की संख्या पर निर्भर करता है। तो गैस का दाब किस पर निर्भर करता है, पात्र की दीवार के प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति सेकेंड किए गए प्रहारों की संख्या पर निर्भर करता है। तो बच्चों, यदि ताप स्थिर है तो गैस के अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा था, औसत चाल स्थिर रहती है। लेकिन यदि गैस का आयतन बढ़ाया जाए, क्या बढ़ाया जाए बच्चों, आयतन बढ़ा दिया जाए, तो प्रहार प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति सेकेंड कम हो जाते हैं। आयतन बढ़ाने पे क्या होगा, संघट्टों की जो संख्या है, कोलिजन की जो संख्या है प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकेंड, वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो अगर टक्करों की संख्या कम हो गई, प्रहारों की संख्या कम हो गई, तो दाब क्या करेगा, घट जाएगा। दाब क्या करेगा प्यारे बच्चों, घट जाएगा, यानी कम हो जाता है। तो यदि आयतन घटाया जाए तो अणुओं की जो आयतन को हम कंप्रेस कर दें, आयतन को घटा दें, तब उस परिस्थिति में क्या होगा, आयतन बढ़ाने पर क्या देखा कि प्रहारों की संख्या घट गई, दाब कम हो गया। लेकिन यदि आयतन को हम घटा दें, आयतन को ही कम कर दें, तो अब क्या होगा, तब प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकेंड प्रहारों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही प्रहारों की संख्या बढ़ेगी तो दाब का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, कि इस गैस का आयतन बढ़ाने पर दाब कम हो जाता है और आयतन कम करने पर दाब का मान अधिक हो जाता है। यही तो बायल का नियम है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आयतन और दाब में व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। क्या संबंध है बच्चों, व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। यही तो बायल का नियम है। अब हम लोग चार्ल्स की बात करेंगे। चार्ल्स का नियम क्या है, यदि बच्चों गैस का ताप हम बढ़ाएं तो क्या बढ़ेगी, ताप बढ़ाने से गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा। तथा गैस के अणु पात्र के साथ अधिक तीव्रता एवं शीघ्रता से टकराते हैं, इसलिए गैस का दाब बढ़ता है। परंतु दाब को स्थिर रखने के लिए हमें आयतन बढ़ाना होगा। इसी प्रकार गैस का तापमान कम करने पर गैस के अणुओं की चाल तथा गतिज ऊर्जा क्या करती है, घट जाती है। प्यारे बच्चों, इसीलिए गैस का जो दाब भी घटता है, परंतु दाब को स्थिर रखने के लिए आयतन को घटाना होगा। क्या करना पड़ेगा, आयतन को घटाना पड़ेगा। इससे क्या साबित हुआ कि ताप बढ़ाने से आयतन क्या करता है, बढ़ता है, और ताप घटाने से आयतन क्या करता है, घटता है। कब, नियत दाब पर, स्थिर दाब पर। यही तो चार्ल्स का नियम है। आपने पढ़ा है कि स्थिर दाब पर किसी भी गैस का जो आयतन होता है वो परम ताप के समानुपाती होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो नियम है दिए गए गैस की निश्चित मात्रा के लिए है। तो अगर हम लोग इसको परिभाषित करें तो कैसे परिभाषित करेंगे, नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इसी प्रकार बच्चों गेलुसैक का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। गैस को जब हम गर्म करते हैं, गैस के कणों की क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी बच्चों, वो क्या होगा, जो गैस के अणु होंगे वो पात्र की दीवार पर, किसकी दीवार पर,
पात्र की दीवार पर जो प्रहार कर रहे हैं वो तीव्रता से पूर्वक प्रहार करना प्रारंभ कर देंगे, यानी उनसे टकराने लगेंगे, उनसे कोलाइड होने लगेंगे। और जितना अधिक अणु जितने तेजी से पात्र की दीवार से टकराएंगे तो दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमेशा दिमाग में ये रखना है कि दाब क्यों उत्पन्न होता है, गैस के अणुओं, गैस के कणों के द्वारा पात्र की दीवार से टकराने के कारण। तो ये बच्चों जब टकराएंगे अधिक तो दाब क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ताप बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा के बढ़ने के साथ टक्करों या प्रहारों की संख्या बढ़ जाएगी पात्र की दीवार पर, जिसके फलस्वरूप दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही तो गिब्स का नियम है कि ताप बढ़ाने पर गैस का जो दाब है वो क्या करता है, बढ़ जाता है। यानी गैस के दाब और ताप में समानुपात का संबंध होता है, P समानुपात T होता है। यही प्यारे बच्चों आपके गेलुशेक का गैसीय नियम है। तो इस तरह से आज आपने गैसों के अनुगत सिद्धांत के बारे में और इस अनुगत सिद्धांत के आधार पर गैसीय नियम जैसे बायल के नियम, चार्ल्स के नियम और गेलुशेक के नियम की व्याख्या कैसे करते हैं, इसको आपने सुना, इसको आपने देखा, इसका अध्ययन किया। तो इसे बच्चों अपनी कॉपी में लिख लेंगे, अच्छे से लिख करके फेयर कॉपी में बना लेंगे।